26 जुलाई 1975। समय दोपहर के 2 बजे। स्थान राजस्थान का श्रीगंगानगर। तपती धूप और रेगिस्तान की उड़ती धूल के बीच एक नौजवान की आंखों में भविष्य के सपने नहीं बल्कि देश के प्रति एक ऐसी आग सुलग रही थी जो उसे अपनों से हमेशा के लिए दूर करने वाली थी। रविंद्र कौशिक, जो कभी रंगमंच की दुनिया में अपनी अदाकारी से तालियां बटोरता था, अब एक ऐसे खतरनाक खेल का हिस्सा बनने जा रहा था जहां तालियां नहीं, सिर्फ मौत की खामोशी और गुमनामी का साया पीछा करता है। सिर्फ मौत की खामोशी और गुमनामी का साया पीछा करता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुख्यालय में बैठी इंदिरा गांधी और वरिष्ठ अधिकारियों की नजरें इस लड़के पर टिकी थीं जिसकी रगों में दौड़ता खून उसे सरहद पार एक ऐसी पहचान देने वाला था जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से नहीं बल्कि काले धब्बों और आंसुओं से लिखी जानी थी। उसे नबी अहमद शाकिर का नाम दिया गया और उसकी पुरानी पहचान को फाइलों की धूल के नीचे दफन कर दिया गया ताकि वह दुश्मन की आंखों में धूल झोंककर उनके सबसे गहरे राज्य हिंदुस्तान की चौखट तक ला सके। राजस्थान की सीमा पार करते ही हवा का मिजाज बदल गया था और साथ ही बदल गई थी रविंद्र की तकदीर। पाकिस्तान की सरजमीं पर कदम रखते ही उसने खुद को एक ऐसी कश्मकश में पाया जहां हर सांस एक इम्तिहान थी और हर अजनबी एक संभावित दुश्मन। नबी अहमद शाकिर बनकर उसने न केवल वहां की भाषा और मजहब को अपनाया बल्कि अपनी मेहनत और चालाकी के दम पर पाकिस्तानी सेना में शामिल होकर वहां के तंत्र की जड़ों को ही हिलाना शुरू कर दिया। वह सेना के भीतर इतना गहरा बैठ गया कि आला अफसरों की रणनीतियां और पाकिस्तान की हर खुफिया हरकत दिल्ली के दफ्तरों में पहले ही पहुंच जाती थी। या वह दौर था जब हर तरफ तनाव का माहौल था और जनरल जिया उल हक की सत्ता के गलियारों में चलने वाली हर साजिश की खबर रविंद्र के जरिए हिंदुस्तान के पास थी, जिससे वह रातों रात भारतीय खुफिया तंत्र का सबसे बड़ा हथियार यानी द ब्लैक टाइगर बन गया। 1979 का साल आते आते रविंद्र ने पाकिस्तान की एक स्थानीय लड़की अमानत से निकाह कर लिया और वहां अपना घर बसा लिया, लेकिन उस घर की दीवारों के पीछे भी एक डर हमेशा साए की तरह साथ रहता था। दिन के उजाले में वह एक वफादार पाकिस्तानी मेजर था, लेकिन रात के अंधेरे में वह अपनी मातृभूमि के लिए वह सब कुछ दांव पर लगा रहा था जिसकी एक आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी भेजी हुई सूचनाओं ने भारतीय सीमा सुरक्षा को इतना मजबूत कर दिया था कि पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश नाकाम हो रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1983 के उस मनहूस दिन ने सब कुछ बदल दिया जब रॉ ने एक अन्य जासूस इनायत मसीह को रविंद्र से संपर्क करने के लिए भेजा, मगर दुश्मन की सतर्कता और एक छोटी सी मानवीय चूक ने उस विशाल साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया जो रविंद्र ने वर्षों की मेहनत से खड़ा किया था। इनायत मसीह की गिरफ्तारी ने उन सभी पर्दों को एक झटके में उठा दिया जिन्हें रविंद्र ने अपनी रूह जलाकर बुना था। सियालकोट के टॉर्चर सेल की दीवारों ने वह चीखें सुनी जिन्होंने एक जासूस की किस्मत का फैसला कर दिया था। जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सामने यह सच आया कि उनकी सेना का एक होनहार अफसर असल में सरहद पार से आया एक भारतीय हिंदू है, तो पूरे रावलपिंडी मुख्यालय में सन्नाटा पसर गया। रविंद्र को फौरन हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद शुरू हुआ बर्बरता का वह सिलसिला जिसे सोचकर ही रूह कांप जाती है। उसे अंधेरी कोठरियों में रखा गया जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती थी और न ही किसी इंसान की हमदर्दी। जिया उल हक के आदेश पर उसे हर वह प्रताड़ना दी गई जो एक इंसान को जिंदा लाश बना देती है, लेकिन द ब्लैक टाइगर की खामोशी ने दुश्मन के घमंड को बार बार चुनौती दी। मियांवाली की जेल की वो सलाखें गवाह थीं कि कैसे एक देशभक्त को अपनों ने ही भुला दिया था। रविंद्र ने जेल की दीवारों पर कोयले से अपनी मां और अपने वतन के नाम कई खत लिखे जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। वह भारत की ओर टकटकी लगाए देखता रहा, उम्मीद में कि शायद दिल्ली के सत्ता गलियारों से कोई हाथ उसकी ओर बढ़ेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और खुफिया दुनिया के बेरहम नियमों ने उसे एक लावारिस जासूस करार दे दिया। भारत सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए रविंद्र कौशिक के अस्तित्व को ही नकार दिया, जिससे वह शख्स जिसने देश के लिए अपनी जवानी, अपना परिवार और अपनी पहचान कुर्बान कर दी थी, वह विदेशी सरजमीन पर अकेला रह गया।
उसकी पत्नी अमानत और उसका बेटा भी उस समाज में जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए जहां उनके पिता को एक गद्दार और दुश्मन के रूप में देखा जाने लगा था। 1990 के दशक की शुरुआत तक रविंद्र का शरीर बीमारियों का घर बन चुका था। टीबी और अस्थमा ने उसके फेफड़ों को छलनी कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी मिट्टी को एक आखिरी बार छूने की चाहत अभी भी जिंदा थी। जेल के संकरी रास्तों में घूमते हुए वह अक्सर अपनी पुरानी जिंदगी के उन लम्हों को याद करता जब वह स्टेज पर नाटक किया करता था। मगर अब जिंदगी का यह नाटक एक ऐसे त्रासदीपूर्ण अंत की ओर बढ़ रहा था जहां कोई पर्दा गिरने वाला नहीं था। उसने अपने अंतिम पत्रों में दिल्ली के अफसरों को लिखा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए एक छोटे से जासूस की जान की कोई कीमत नहीं है। उसके शब्दों में कड़वाहट नहीं बल्कि एक गहरा दर्द था जो उस व्यवस्था के खिलाफ था जिसने उसे इस्तेमाल करने के बाद कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। नवंबर 2001 की वह सर्द सुबह रविंद्र के जीवन के सबसे भयावह नाटक का आखिरी दृश्य लेकर आई। मुल्तान की सेंट्रल जेल के फर्श पर पड़ा वह कमजोर शरीर जो कभी भारतीय खुफिया एजेंसी का गौरव हुआ करता था, अब सांसों के लिए जद्दोजहद कर रहा था। हृदय गति रुकने और फेफड़ों के पूरी तरह जवाब दे जाने के कारण रविंद्र कौशिक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस शख्स ने अपनी जिंदगी के 16 साल पाकिस्तान की जेलों में नारकीय यातनाएं सहते हुए गुजारे, उसकी मौत के बाद भी उसे वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। उसे मुल्तान जेल के पीछे एक अनाम गड्ढे में दफन कर दिया गया, बिना किसी राजकीय सम्मान के और बिना तिरंगे के कफन के। हिंदुस्तान के उस ब्लैक टाइगर की कब्र पर आज भी कोई पत्थर नहीं है जो यह बता सके कि यहाँ एक ऐसा नायक सोया है जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। रविंद्र की मौत के बाद भी साजिशों का दौर थमा नहीं। उनके पिता, जो भारतीय वायुसेना में अधिकारी थे, वह अपने बेटे की राह तकते तकते दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। उनकी मां पार्वती देवी सालों तक भारत सरकार के दफ्तरों के चक्कर लगाती रहीं ताकि उनके बेटे को शहीद का दर्जा मिल सके, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ फाइलों का सन्नाटा और कागजी औपचारिकताएं मिलीं। अजीत डोभाल जैसे रणनीतिकारों ने बाद के वर्षों में जासूसों की सुरक्षा और उनके अस्तित्व को स्वीकार करने की वकालत तो की, लेकिन रविंद्र कौशिक जैसे कई नाम इतिहास की धूल में कहीं खो गए। आज भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच खुफिया युद्ध की बात होती है तो रविंद्र का नाम उन गलियारों में एक चेतावनी की तरह गूंजता है कि देश की सुरक्षा की कीमत अक्सर उन लोगों को चुकानी पड़ती है जिनके बारे में दुनिया कभी जान ही नहीं पाती। आज जब हम आधुनिक भारत की सुरक्षा और तकनीक की बात करते हैं तो हमें उस अंधेरी कोठरी को नहीं भूलना चाहिए जहां रविंद्र ने अपनी अंतिम सांसें ली थीं। एक कलाकार जो जासूस बना और फिर एक गुमनाम कैदी बनकर मर गया। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि राष्ट्रभक्ति सिर्फ नारों में नहीं बल्कि उन खामोश बलिदानों में होती है जो सरहद पार के अंधेरों में दिए जाते हैं। रविंद्र कौशिक का बलिदान किसी पदक या उपाधि का मोहताज नहीं है, बल्कि वह उस अदृश्य दीवार का हिस्सा है जो करोड़ों हिंदुस्तानियों को चैन की नींद सोने देती है। उनकी दास्तां एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या हम उन नायकों को वह जगह दे पाए हैं जिसके वे हकदार थे, या फिर वे सिर्फ फाइलों में दर्ज एक कोड नेम बनकर रह गए हैं।